प्रवीण कहानी क्लब में आपका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। और आज के कहानी का नाम है खूनी हवेली। कुछ खंडर और हवेली आज भी वीरान पड़े हुए हैं क्योंकि वहाँ भूतों का डेरा है, प्यासी आत्माओं का वास होता है। ऐसी ही एक हवेली थी चंदनगढ़ में। खूनी हवेली के नाम से उसे सब जानते थे। गांव में सबको पता था वहाँ भूतों का डेरा है, इसलिए वहाँ आसपास भी कोई नहीं जाता था। भेड़ बकरियां चराने वाले भी उसके आसपास नहीं भटकते थे। जानवर भी दुबक के भाग आते थे। इस हवेली में एक बहुत ही जालिम शिकारी रहता था। वो जानवरों का शिकार करते करते कभी इंसानों को भी मार देता और जानवरों का शिकार किया ऐसी खबर फैला देता। लोगों को जब ये बात पता चली तो सारे गाँव वालों ने मिलकर उसे मौत के घाट उतार दिया। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। उस शिकारी की आत्मा उस हवेली में वापस आई और खुद की तस्वीर में छुप गई। जब उस शिकारी के हवेली के हिस्से मांगने वाले उसके रिश्तेदार वहाँ आए तो उस जालिम शिकारी की आत्मा ने सबको मौत के घाट उतार दिया और सबके कटे सिर बाहर रास्ते पर फेंक दिया ताकि सब लोगों को समझ आ जाए कि शिकारी अब लौट आया है। इस बात को कई साल बीत गए। अब तो वहाँ न कोई हवेली थी न कोई शिकारी। इतने साल बीत जाने के बाद सब कुछ तहस नहस हो गया था। बस कुछ पत्थर और टूटी हुई दीवारें उस हवेली की मौजूदगी बता रही थी। लेकिन गाँव वालों का मानना है कि जिसकी कुंडली में वो योग होता है वो हवेली उसी को नजर आती है। ये बात कहाँ तक सही थी ये तो वही लोग जानते हैं। हवेली अब तक न किसी को दिखी थी न वो डरावने शिकारी का भूत। अमावस की रात थी। बारिश भी बहुत जोरों से हो रही थी। शहर के कुछ लोग चंदनगढ़ के रास्ते शहर जा रहे थे। बारिश इतनी ज्यादा थी कि सामने का कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उनकी गाड़ी उस खूनी हवेली के सामने से गुजर रही थी। सामने पूरा अंधेरा था, बिजली नहीं थी। बिजली जैसी आसमान में चमक रही थी वो हवेली और भी ज्यादा भयानक लग रही थी। एक बिजली जोर से कड़की। उसकी आवाज से गाड़ी में ब्रेक लग गए। ड्राइवर बोला, साहब वो सामने कोई घर दिख, वहाँ थोड़ी देर रुक कर फिर सामने चलते हैं। वैसे भी बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, मुझे गाड़ी चलाने में तकलीफ हो रही है और रास्ता भी नया है, कुछ और परेशानी ना हो इसलिए रुक जाते। सब राजी हो गए तो ड्राइवर ने गाड़ी को उस हवेली की तरफ घुमाई। बहुत ही शानदार थी वो हवेली। गाड़ी से उतरकर सामने पार्किंग में खड़े हो गए थे कि हवेली का बड़ा सा दरवाजा खुल गया। अंदर धीमी सी रोशनी थी और ऊपर सीढ़ियों से एक बूढ़ा सा आदमी हाथ में लालटेन लिए उतर रहा था। उसको आते ही सागर ने पूछा, भैया यहाँ हम थोड़ी देर के लिए रुक सकते हैं क्या? बारिश बहुत है और हम यहाँ पर नए हैं। उसने बिना कुछ बोले सिर्फ अपनी गर्दन हिलाकर हामी भरी। वो तीनों लोग अपना जरूरी सामान साथ में लेकर बाकी का गाड़ी में छोड़कर उसके साथ हवेली में अंदर चले गए। बहुत ही सुंदर हवेली, जैसे बाहर से दिख रही थी वैसी वो अंदर से थी। दरवाजे के अंदर जाते ही सामने ही सीढ़ियों के पास एक बड़ी सी तस्वीर लगी रही थी। बड़ी सी मूछें और हाथ में तलवार और एक हाथ में पुराने जमाने की बंदूक, जैसे कोई महाराजा हो। सागर से रहा नहीं गया और उसने पूछ लिया, ये जो तस्वीर में है कोई महाराजा है क्या? क्या ठाठ से खड़े है? और बाबा क्या तुम यही हवेली में रहते हो, वो भी अकेले? वो बूढ़े ने सागर की आंखों में आंखें मिलाकर कहा, ये इस हवेली का मालिक था। कई साल पहले इसकी मौत हो चुकी है और मैं यहाँ पर देखभाल के लिए आता हूँ। आज बारिश की वजह से मैं भी नहीं जा पाया। सागर ने फिर एक सवाल किया, वैसे मुझे बताओ, जब हम सब बाहर दरवाजे पर खड़े थे तो हमने देखा कि तुम सीढ़ियों से उतर कर आ रहे थे, तो फिर ये दरवाजा किसने खोला? वो बूढ़ा जैसे चौंक गया, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। उसने कहा, चलो मैं तुम सबको कमरा दिखा देता हूँ। वो लोग सीढ़ी से जैसे सामने गए तो ऐसा लगा कि उन्हें कोई देख रहा है, वो भी बहुत गुस्से से। एकदम से सबकी नजर उस तस्वीर पर पड़ी। लगा कि उसकी आंखें हिल रही थी थोड़ी देर के लिए। ये शायद सबका वहम था या सच, पता नहीं। वो थोड़ी देर के लिए डर गए थे। वो सबको सीढ़ियों के बगल के कमरे में लेके गया। वो लोग बहुत थक चुके थे। ड्राइवर ने गाड़ी में सोता हुआ बोला तो उसको किसी ने नहीं बुलाया क्योंकि उनको आदत होती है। लेकिन हम तो गाड़ी में बिल्कुल भी नहीं रुकने वाले थे। रमेश, सागर और सीरीज तीनों ने अपना सामान अंदर के कमरे में रख दिया। वो इतने थक चुके थे कि लेटते ही आंख लग गई। जगह नहीं थी लेकिन बाहर बहुत ठंड थी और अंदर काफी गर्म कमरा था। शायद आधी रात का समय हुआ होगा। सीरीज एकदम से चिल्लाने लगा। बाकी दोनों दोस्त जग गए। सीरीज को कोई सपना आया था। सीरीज बता रहा था कि उसने अपने सपनों में फोटो वाले आदमी को देखा और हम तीनों को मारने आया था। बाकी दोनों को ये मजाक लगा, इसलिए उन्होंने सीरीज को समझा के शांत किया। लेकिन फिर बाद में बिल्कुल वही सपना रमेश को भी आया और सागर को भी। उसके बाद सब डर गए। इतना तो समझ में आ गया था कि ये एक सपना सबको नहीं आ सकता, कुछ तो गड़बड़ है। बाहर निकलने के लिए आवाज लगाई तो उस बूढ़े ने दरवाजा बाहर से बंद किया था। लग रहा था कि सबको जानबूझ के फंसाया है। अब समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करे। डर के मारे सबको बड़ी जोरों से प्यास लग रही थी। साथ में जो पानी लाया था वो एक घुट में ही खाली हो गया था। खिड़की से बाहर आवाज लगाई लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उनका ड्राइवर उनको सामने दिख रहा था लेकिन उसको उनकी आवाज नहीं जा रही थी। फिर सीरीज ने अपना मोबाइल उठाकर फोन करना चाहा तो नेटवर्क भी नहीं था। सब कुछ बहुत अजीब सा हो रहा था। अब उनके साथ आगे क्या होने वाला था ये कोई नहीं जानता था। लेकिन वो किसी बुरी जगह फंस चुके थे ये समझ में तो आ गया था। पूरा एक दिन और एक रात बीत जाने के बाद उस रूम का दरवाजा खुलता है। बाहर पूरा सन्नाटा फैला था। जो बूढ़ा उनको मिला था उसका भी कोई पता नहीं था। तीनों दोस्त पागलों की तरह सारी हवेली छानने में लगे लेकिन बाहर जाने का कोई दरवाजा न था, कोई खिड़की नहीं थी। सब लोग ऊपर चले गए। वहां से कूदने का सोचा लेकिन इतना ऊंचा था कि हिम्मत ही नहीं हो पाई। ये सब क्या हुआ ये सोच के वो आपस में झगड़ने लगे। बाद में सभी नीचे आ गए। सबको बहुत प्यास लगी थी। नल था लेकिन उसमें पानी नहीं आ रहा था। सब जगह देखा, न खाने का कुछ था न पीने का। अब सब थक गए, एक जगह बैठ जाते हैं। क्या करे यही सोच के खुद पागलों जैसा बर्ताव करते हैं। शाम होने लगती है और उसी हवेली के अंदर एक शैतानी माहौल बनना चालू होता है। तभी तीनों दोस्त आपस में लड़ने लगते हैं। उनका रात का फेंका हुआ सड़ा हुआ खाना ढूंढ के खाने लगते हैं। रात बीत जाती है, सवेरा होता है। सवेरे सबको बहुत प्यास और भूख लगी होती है। सुबह फिर से सब लोग पानी खोजते हैं।
लेकिन अचानक सागर का पैर सीढ़ियों से फिसलता है और उसका हाथ दीवार से टकराकर खून निकलना चालू होता है। खून देखते ही शिरीष और रमेश जैसे पागलों की तरह खून चाटने लगते हैं। तभी सागर, अरे पागल हो गए क्या तुम लोग, ये क्या कर रहे हो, जानवर तो नहीं हो। सागर की बात पर कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन खून चाटने से उनकी प्यास कुछ कम हो जाती है। लेकिन अब भूख की वजह से उनकी जान निकल रही थी। रात हो चुकी थी। शिरीष और रमेश में न जाने कौन सा शैतान समा गया था। वह दोनों सागर पर टूट पड़े और उसको काटने लगे। खूनी खेल चालू हो गया था। शैतान ने उन दोनों को अपने वश में कर लिया था। उस शिकारी की आत्मा ने उन दोनों को सागर का शिकार करने का जैसे आदेश दिया था। वो उसे काट रहे थे और उसका खून भी पी रहे थे। सागर में जान बची कितनी थी। इतने दिन का भूखा दोनों से बच नहीं पाया। सागर की मौत हो गई। शिरीष और रमेश उसके पास बैठकर उसका मांस खाने लगे, जैसे कोई भेड़िया मरे हुए जानवर का मांस नोच रहा हो। वो मंजर बहुत डरावना दिख रहा था। खून पीना और मांस खाना, वो दोनों आदमखोर बन चुके थे। अब दोनों को शांति की नींद आई। सुबह सारी हवेली में सड़े मांस की गंध फैल चुकी थी। सुबह उठकर फिर से दोनों ने सागर की लाश को खाना चालू किया, जैसे उनके अंदर का इंसान मर चुका था। रात होते होते अब उस लाश में कीड़े घूमने लगे थे। अब वो शिरीष और रमेश बगल के कमरे में जाके सो गए, लेकिन प्यास और भूख उनका पीछा नहीं छोड़ने वाली थी। अब दोनों एक दूसरे का शिकार करने की सोचने लगे। रमेश ने चालाकी से दरवाजे से बाहर खड़ा रहकर पीछे से शिरीष के ऊपर वार किया। शिरीष का सर किसी नारियल की तरह फट चुका था और जमीन पे खून ही खून था। रमेश जानवर की तरह कभी फर्श चाटता तो कभी शिरीष की लाश का मांस खाता। हैवानियत अपने चरम सीमा पर थी। शैतान उनके ऊपर हावी हो चुका था। शैतान ने रमेश को कोई सोचने का मौका ही नहीं दिया। वो अपनी भूख मिटा के अब आराम करने लगा। अब सुबह होने वाली थी। पहली किरण हवेली के अंदर पहुंची और दरवाजा खुल गया, जैसे सालों से बंद पड़ा था। रमेश अब ठीक से चल नहीं पा रहा था। बाहर निकलकर देखा तो बारिश रुक चुकी थी। उसने उनकी गाड़ी देखी, वहाँ तक जैसे तैसे चलकर गया। दरवाजे पे जोर से हाथ मारा। ए ड्राइवर। ड्राइवर हड़बड़ा के उठता है। जी साहब। दरवाजा खोल के बाहर आता है और रमेश को उठा के गाड़ी में बिठाता है और बोलता है, साहब बाकी के लोग कहाँ है। रमेश रोने लगता है। वो दोनों उस हवेली में, और जैसे ही गाड़ी की खिड़की से बाहर देखता है तो पूरा चौंक जाता है। वहाँ कोई हवेली नहीं थी, सिर्फ कुछ टूटी हुई दीवारें थी और मिट्टी का ढेर था और सब कुछ समझ के परे था। खुद पागलों जैसा महसूस करने लगा था रमेश। हम लोग इतने दिन से फंसे थे हवेली में, उन्हें हमको ढूंढा क्यों नहीं ड्राइवर। रमेश चिल्ला के ड्राइवर पर चढ़ने लगा। साहब हम सब कल रात को ही तो यहाँ पर आए थे, सिर्फ बारिश के लिए रुके थे। ड्राइवर डर के बोल रहा था। अब मानो शंकर का खून सूख गया। उसके साथ पिछले 4 दिनों से जो हो रहा था वो क्या सपना था या छलावा। हवेली गायब और उसके दोनों दोस्त का भी क्या हुआ। ड्राइवर ने जरा डर कर रमेश को हाथ लगाया। साहब साहब। रमेश गाड़ी की सीट पर ही गिर जाता है। वो सदमा सहन नहीं कर पाता और उसकी मौत हो जाती है। उस हवेली में क्या हुआ था, उनके साथ क्या हुआ, उसके दोस्त कहाँ गए, किसी को भी नहीं पता। ये सारे राज रमेश के मौत के साथ दफन हो चुके थे। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट्स करके बता सकते हो, और ऐसी डरावनी कहानियां देखने के लिए प्रवीण कहानी क्लब को सब्सक्राइब करें।